हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि ठोस पदार्थों के अंदर चुंबकीय गुणों के बारे में, कि कैसे एक पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। वहां अपन ने इस चीज को जाना है कि जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, और जिनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या ये कहो कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, वो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं, क्यों प्रतिकर्षित होते हैं, वहां पर इस चीज को पढ़ा है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट समस्या आपके रहती है तो आप कमेंट करके आप मेरे से जरूर पूछिए उसके बारे में। आज अपन यहां पढ़ेंगे कि चुंबकीय गुणों के बेस पर ठोस पदार्थों का जो वर्गीकरण है उसे अपन कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, उस चीज के बारे में। तो चलते हैं अपन टॉपिक पे। टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो देखिए बच्चों, चुंबकीय गुणों के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण है, इसे टोटल अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक अपने पास आ जाएगा अणु चुंबकीय पदार्थ, गुण की बात करेंगे तो अणु चुंबकत्व, ठीक है ना। तो मैं यहां साथ में गुण भी यूज कर देता हूं, अणु चुंबकत्व। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रति चुंबकीय पदार्थ, गुण की बात करूं तो प्रति चुंबकत्व। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकत्व। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ या प्रति लौह चुंबकत्व। और पांचवा जो अपने पास टाइप बनता है वो फेरी चुंबकीय पदार्थ या फेरी चुंबकत्व। तो इस प्रकार से ये 5 पार्टीशन में अपन ने इनका वर्गीकरण कर रखा है पदार्थों का, ठीक है। तो इस टोटल थ्योरी को तैयार करने के लिए मैं आपको यहां कुछ पॉइंट बना के दे देता हूं, तो उनके बेस से आप इनको आसानी से याद रख पाओगे। जैसे पहली बात अगर अपन कर ले यहां, तो पहले पॉइंट में अपने को यह बता देना है कि इन पदार्थों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। क्लियर। तो पहले पॉइंट में अपन किसके बारे में बता देंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देंगे। तो देखिए बच्चों, अनुचुंबकीय है, इसका मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो यहां अपना पहला पॉइंट बन गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। प्रतिचुंबकीय, चुंबक से प्रतिकर्षित होगा, तो इसका मतलब बच्चों यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने। लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, इन तीनों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो कुल मिलाकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति केवल कहां पे आ रही है, प्रतिचुंबकीय में आ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा सभी में अपना पहला पॉइंट कॉमन बन जाता है कि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अपने को यह बता देना है कि इन पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार कैसा है, यानी कि जब आप इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओगे तो वहां ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो वो सिंपली अपने को यहां से पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, ये वाला प्रतिकर्षित होगा, ये वाला प्रबल रूप से आकर्षित होगा, ये वाला प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होगा, और ये वाला आकर्षित होगा। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अपन यहां बात करेंगे कि आप जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में लेके गए तो कैसा व्यवहार आया, वो आपने दूसरे पॉइंट में लिख दिया। तीसरे पॉइंट में अब आपको क्या कर देना है कि उस पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र को हटा के देखना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर क्या होगा। तो अपने पास तीसरा पॉइंट बन जाएगा, यानी कि दूसरा पॉइंट हो गया चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। थर्ड पॉइंट अपने पास बन गया चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर कैसा व्यवहार दे रहा है, वो बता देंगे। तो ये वाला क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही आप हटाओगे अपने गुण को नष्ट कर लेगा, ये अपने गुण को नष्ट कर देगा, ये अपने गुण को बनाए रखेगा। नष्ट नहीं करेगा, ये वाला भी अपने गुण को नष्ट नहीं करेगा, ये वाला भी अपने गुण को बहुत ही कम मात्रा में बनाए रखता है, आंशिक रूप से बनाए रखता है। ठीक है, चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस चौथे पॉइंट में अपन इलेक्ट्रॉनों के डोमेन की बात करेंगे। डोमेन मतलब उनके सिरे, उनका घूर्णन किस दिशा में हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ इन तीन भाग में लगेगा, उनके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो ज्यादा होने की कंडीशन में जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, यहां इलेक्ट्रॉनों का डोमेन जो है वो सब एक ही दिशा में हो जाता है, जिस वजह से इनके द्वारा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के डोमेन एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, जिस वजह से एक के चुंबकीय गुण को दूसरा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों के जो डोमेन हैं वो क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। इस वजह से कुछ गुण तो नष्ट हो जाते हैं, कुछ गुण बने रहते हैं। इनके द्वारा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट अपना केवल यहां यूज हो रहा है। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो वहां अपने को इसके एग्जाम्पल लिख देने हैं। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल लिखने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। जैसे यहां अपने को क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले तत्व आयन या यौगिक डालने, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी यह अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले यौगिकों की तलाश करना बिल्कुल सिंपल है कि आप ज्यादा भी नहीं ना तो कम से कम विषम संख्या वाले तत्व या यौगिक डाल लो। तो विषम संख्या होगी तो कम से कम एक तो अकेला रहेगा ही। तो इस प्रकार आप इनके एग्जाम्पल बना सकते हो। यहां अपने को क्या करना है, युग्मित वाले रखने, तो ये वाले क्या है थोड़े से आपको याद रख लेने। तो
यहां पे एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। देखिए O2, ये सबसे पहले मैं इसे डाल रहा हूं H2, ये दोनों ही क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने की कंडीशन में भी, मतलब सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने की कंडीशन में भी ये कैसे है, अनुचुंबकीय प्रकृति के। इसके अलावा आप जैसे Fe 3+ कर दूं मैं, 26 नंबर का है, 3+ किया 23 इलेक्ट्रॉन, 23 इसका मतलब विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक तो अकेला रहना ही है। कॉपर है जैसे 2+ डाल दूं यहां, 29, 2+ किया तो 27 हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। टाइटेनियम ऑक्साइड भी है इसका, टाइटेनियम टेट्रा ऑक्साइड भी है, वेनेडियम ऑक्साइड भी है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर ये वाले याद नहीं भी रहते हैं तो भी अपन ये विषम संख्या वाले एग्जाम्पलों से अपन इसके विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रख के आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हो। इसके अंदर जो अपने एग्जाम्पल है वो 2-3 अपने पास हैं सिलेबस अकॉर्डिंग, तो उनको याद कर लेंगे अपन। NaCl है, H2O है, बेंजीन है, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगे। लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर के जो एग्जाम्पल हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन। इसके अलावा निकेल है, कोबाल्ट है, गैडोलिनियम है, क्रोमियम ऑक्साइड है, या आप इसके एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल में आपके सिलेबस में एक ही दिया है मैग्नीज ऑक्साइड का, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल याद रखना बिल्कुल सिंपल होगा। इसके एग्जाम्पल में भी अपने पास बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये इनको याद रखना है। अपने को क्या याद करना है, मैग्नेटाइट Fe3O4, ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके 2-3 एग्जाम्पल और दिए हैं अपने को, तो उसमें अपने को क्या करना है, याद है कि बच्चों Fe कितने हैं, 3 है, और 3 Fe जो हैं उसमें से एक Fe2+ को, 3 में से एक को, यानी 2 रहेंगे, एक Fe2+ को अपन कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक से रिप्लेस कर देंगे, तो इसके अन्य एग्जाम्पल बन जाएंगे। रिप्लेस करने का मतलब, अगर मैं कॉपर यूज करूंगा तो मेरे पास क्या एग्जाम्पल बन जाएगा, CuFe2O4, 3 थे ना Fe के, एक हटा दिया मैंने कॉपर से। इसी प्रकार MgFe2O4 या ZnFe2O4, ये आप इसके एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के आपके वर्गीकरण में या 5 टाइप के पदार्थ हो गए। अब देखिए अपन इसको बताएंगे कैसे, वो सीक्वेंस, अपन 5 पॉइंटों का सीक्वेंस कैसे सेट करेंगे। तो मैं एक बार बोल देता हूं, आप उस हिसाब से थोड़ा सा टैकल करना। तो जैसे मैं अनुचुंबकीय बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे को बताना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो सबसे पहले मेरी लाइन क्या बनेगी, इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यही बनी पहली लाइन। दूसरा अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र में कैसा व्यवहार है वो बताना है। तो वापस बोल रहा हूं, पहली लाइन में क्या हुआ अपने पास, इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, तथा अब तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे, तो तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपने गुण को नष्ट कर लेते हैं। समझ गए ना बात को, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपने गुण को नष्ट कर लेते हैं। अब अपन क्या कर देंगे, जैसे करके इसके एग्जाम्पल डाल देंगे, क्योंकि चौथा पॉइंट यहां मेंशन होगा नहीं, है ना, तो चौथे पॉइंट में आप यहां एग्जाम्पल यूज कर लोगे। सिमिलर, अब मैं इसको सीक्वेंस में बोल रहा हूं तो आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, तो आप लिख दोगे इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपने गुण को नष्ट कर लेते हैं। और जैसे करके आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो। साथ में ये बताना चाहो कि इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। अब जैसे ये वाला है, इसमें अपन क्या बताएंगे, इन पदार्थों में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन एक ही दिशा में हो जाते हैं, जिस कारण ये चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी अपने गुण को बनाए रहते हैं। इन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं और इनके द्वारा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। फिर जैसे करके आप इसके एग्जाम्पल डाल दोगे। सिमिलर आपको यह बता देना है, इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, जिस कारण ये चुंबक द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और इन्हें प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। बाद में डोमेन स्ट्रक्चर बना दोगे और ये इसका एग्जाम्पल लिख दोगे। इसी प्रकार यहां बता दोगे, इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर इनके इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन अनियमित हो जाते हैं, जिस कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी अपने गुण को आंशिक रूप से बनाए रखते हैं। इनके द्वारा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। फिर ये डोमेन स्ट्रक्चर और इसके एग्जाम्पल। यहां देखिए, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी चुंबक किस प्रकार के पदार्थों से बनाए जाते हैं, तो लोह चुंबकीय पदार्थों से। अस्थायी चुंबक किस प्रकार के पदार्थों से बनाए जाते हैं, तो फेरी चुंबकीय पदार्थों से। कुछ इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके उदाहरण पूछ सकते हैं और या परिभाषा टाइप क्वेश्चन तो अपने पास होता ही है। तो इस प्रकार आप इसका वर्गीकरण कर सकते हो। दैट्स क्लियर? ओके बेटा, तो अब अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको इसी प्रकार से अलग अलग पॉइंटों में तोड़कर आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो आप अच्छे से एक बार देख लो इसको और अभी मैं इसको हटाने वाला हूं ताकि अपन नेक्स्ट टॉपिक यानी अपना लास्ट टॉपिक आने वाला है वो अपन पढ़ने वाले हैं। हटा दूं तो बच्चों आज ये अपना चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आप जितना जल्दी हो सके आप उसे क्लियर करके आप मेरे से कमेंट करके पूछिए और नेक्स्ट क्लास में इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, अभ्यास प्रश्न वगैरह, उनको आप हल कर लीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स आपके हैं वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिए या तो, ताकि मैं उनका निवारण कर सकूं, या आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है पैरा वैद्युतता। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक छोटा सा टॉपिक अपने डाला हुआ है। एक्चुअल में ये क्या है, कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जैसे गैलियम नाइट्राइड है, सीजियम नाइट्रेट है। इस प्रकार के पदार्थों में अगर अपन ताप परिवर्तन करते हैं, उनका तापमान बदलते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो ताप परिवर्तन के साथ इनमें क्या है, अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। तो ये अस्थायी वोल्टता किस वजह से उत्पन्न हुई है, ताप परिवर्तन के कारण, ऐसा माना जाता है। परफेक्टली ये टॉपिक अभी भी अध्ययन में चल रहा है। तो अस्थायी वोल्टता जो उत्पन्न हो रही है, इसी गुण को अपन क्या कहते हैं, पैरावैद्युतता कहते हैं। तो देखिए बच्चों क्या डेफिनेशन बना सकते हो आप, गैलियम नाइट्राइड जैसे विशिष्ट पदार्थों में ताप परिवर्तन के साथ
अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है जिसे पैरावैद्युतता कहते हैं। तो ये तो इसकी आप परिभाषा बना लोगे, ठीक है। फिर बात आती है कि ताप परिवर्तन से इनमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न क्यों होती है, रीजन क्या है उसका। तो देखिए बच्चों, अगर अपन रीजन की बात करें तो उसका कारण यह माना जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो उस समय क्या होता है, ताप परिवर्तन की वजह से जो क्रिस्टल है, जो जालक है, उसके अंदर उपस्थित जो अवयवी कण है या जो परमाणु है वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, अपनी स्थितियां बदल लेते हैं। और जैसे इन परमाणुओं की स्थितियां बदलती हैं तो इन पदार्थों में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। और अपन जानते हैं कि अगर ध्रुवीय गुण आएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां वोल्टता उत्पन्न होगी। तो वापस सुनिए बच्चों कि जब यह पूछा जाए कि पैरावैद्युता या इन पदार्थों में अस्थायी वोल्टता उत्पन्न क्यों होती है, तो आप वहां क्या रीजन लिखोगे कि जब क्रिस्टल जालक का ताप परिवर्तित किया जाता है तो वहां उपस्थित परमाणु अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके कारण वहां ध्रुवणता उत्पन्न होती है, और इस ध्रुवणता के कारण वोल्टता उत्पन्न होती है। ठीक है। एक इसी के अंदर टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि यदि मैं इन पदार्थों में जो ताप परिवर्तन है वो ना करूं, एक निश्चित टेम्परेचर पर मैं अगर इन पदार्थों को रखता हूं तो यहां किसी प्रकार की वोल्टता उत्पन्न नहीं होती। और यदि मैं ताप परिवर्तन करके इनमें वोल्टता उत्पन्न करने के बाद ताप को स्थिर कर देता हूं तो धीरे धीरे इनकी वोल्टता समाप्त हो जाती है। तो उसका जो कारण है वो ये माना जाता है कि ताप स्थिर होने पर जो वायु के अंदर या पदार्थों के जो आयन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, या वहां उस पदार्थ से जो वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है वो निरंतर जो धारा का क्षरण करता है, इन सब वजह से इन पदार्थों की वोल्टता धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये इसका कारण माना जाता है। तो यहां देखिए बच्चों, अभी तक अपने पास 3 बातें हुई है। पैरावैद्युता किसे कहते हैं, तो क्या बता दोगे कि गैलियम नाइट्राइड या सीजियम नाइट्राइड जैसे विशिष्ट पदार्थों में ताप परिवर्तन के साथ अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है, जिसे पैरावैद्युता कहते हैं। दूसरा कारण पैरावैद्युता क्यों उत्पन्न होती है, तो आप बताओगे कि ताप परिवर्तन की वजह से पदार्थों के जालक में उपस्थित परमाणु अपना स्थान या स्थितियां परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके कारण पदार्थों में ध्रुवणता उत्पन्न होती है, और इसी ध्रुवणता के कारण वहां अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। फिर तीसरा टॉपिक अपने पास आया कि ये वोल्टता अस्थायी क्यों होती है या धीरे धीरे ये वोल्टता समाप्त क्यों हो जाती है। तो उसके पीछे क्या कारण माना जाता है कि ताप स्थिर रखने पर पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की गति, आयनों की गति या वोल्टमीटर द्वारा धारा का क्षरण करना, इन सब वजह से धीरे धीरे उस पदार्थ की वोल्टता क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। क्लियर। तो ये 3 चीजें आपके यहां पे। इसके अलावा यहां 2-3 कॉमन बातें अपन और कर लेते हैं कि इस प्रभाव की खोज जो है वो स्टार्ट में थियोफ्रास्टस के द्वारा की गई थी। उसने क्या कुछ लिग्निन वगैरह के, बुरादा वगैरह चिपकने के गुण के बेस पर इसी का वजह मानते हुए इस प्रभाव के बारे में बताया, लेकिन इसका नाम वगैरह नहीं आया था। ठीक है ना, वो सिर्फ एक आकर्षण के बारे में बता रहा था। उसके बाद लेनूस ने देखा कि कुछ विशेष प्रकार के पत्थर जो गर्म राख होती है उसको अपनी सतह पर जोड़ लेते हैं, चिपका लेते हैं, मतलब ठंडी राख को छोड़ देते हैं वापस।
तो इसी प्रभाव को खोजा किसने था? थियोफ्रास्टस ने। लेनूस ने उसे विद्युतीय घटना नाम दिया। मतलब उसी प्रभाव को उसने क्या नाम दे दिया कि भैया कि विद्युतीय घटना है। और ऐसा काम जो पत्थर कर रहा है उसे विद्युत पत्थर नाम दिया उसने। और सर डेविड ब्रेवस्टर, इन्होंने इसी प्रभाव को क्या नाम दिया? पैरावैद्युता। मतलब इसका वर्तमान नाम जो पैरावैद्युता वो किसने रखा? सर डेविड ब्रेवस्टर ने रखा। तो ये कुछ इसकी सामान्य जानकारियां। इसके अलावा यहां दो इफेक्ट और डाले हुए हैं अपने पास। वो दो इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, उसे प्रदर्शित करने के लिए एक त्रिभुज अपन यहां बना लेते हैं। यहां मैं यूज कर लेता हूं इसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के साथ अपने पास दो एनर्जी और यहां ऐड करनी है, तापीय ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा। ठीक है, तो मैं यहां एक लिख देता हूं तापीय ऊर्जा और यहां विद्युतीय ऊर्जा। तो देखिए एक्चुअली में बच्चों है क्या, जैसे मैं कोई भी एनर्जी की बात करूं तो अपन जानते हैं कि सभी एनर्जियां जो है उनको अपन एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं विद्युतीय ऊर्जा की बात करूं तो यहां टोटल एनर्जी मेरे पास किस रूप में है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं दोनों डायरेक्शन में चलता हूं तो मेरी ये विद्युतीय एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है? गतिज ऊर्जा में और इधर तापीय ऊर्जा में। अगर मैं कोई ऐसी व्यवस्था कर दूं कि ये एनर्जी यहां न जाके डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। विद्युतीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट न होकर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? तापीय ऊर्जा में। तो इस इफेक्ट को मैं यहां नाम दे रहा हूं पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव। समझ गए बात को? तो यहां देखिए बच्चों, जो पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इससे अपन मोस्टली ये प्रेस इस्त्री जो अपन कपड़ों पे करते हैं उनसे थोड़ा सा रिलेटेड कर सकते हैं, थोड़ा जोड़ सकते हैं। वहां क्या हो रहा है कि विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है? तापीय एनर्जी में। लेकिन उसके साथ ये देखो पूरी तरह शुद्धता नहीं है, क्योंकि वहां कुछ जो उसके टेम्परेचर वर्धिक से कुछ पदार्थों में मूवमेंट भी होता है, गतिज भी आती है, यानी गतिज ऊर्जा भी कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि वहां टोटल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? तापीय एनर्जी में। गतिज ऊर्जा बिल्कुल कितनी है? 0। मतलब गतिज ऊर्जा उससे नहीं बनी है। तो इस इफेक्ट को मैं यहां क्या नाम दे रहा हूं? पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि ये विद्युतीय ऊर्जा पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, बिना तापीय ऊर्जा में बदले, तो मैं इसे नाम दूंगा पीएजो विद्युत प्रभाव। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। तो ये जो पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्योंकि कौन सा किस में रूपांतरण हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ में थोड़े से एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। ठीक है ना? तो यहां पर ने कौन सा एग्जांपल यूज किया है? प्रेस या इस्त्री वाला एग्जांपल यूज किया, ताकि अपने ये दिमाग में रहे कि भाई प्रभाव कौन सा है और इसमें क्या होता क्या। क्योंकि अपन ये चीज जानते हैं कि यहां विद्युतीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है।
तीसरी एनर्जी यहाँ चेंज होनी नहीं चाहिए। अगर शुद्धता की बात करें तो वैद्युतीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई? तापीय ऊर्जा में, बिना गतिज ऊर्जा में बदले। तब अपन क्या कहेंगे? इसे पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहेंगे। इसी प्रकार यहां अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, पंखे वाला ले लो। एक्चुअल में यहां पूरी तरह प्रभाव नहीं लगता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि पंखा भी अगर अपन विद्युत से गतिज ऊर्जा देंगे, उसमें मोह देंगे, तो धीरे धीरे वो मोटर वगैरह वो भी गर्म हो जाती है, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में तापीय एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर अपन ये मान लें, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि जो पंखा गर्म का होता है ज़्यादा, तो अपनी दृष्टि से वो एक उचित क्वालिटी का पंखा नहीं है ना, गर्म नहीं हो तो उसे अपन बेहतर मानते हैं। तो अपन ये मान लें कि अपने पास कोई एक ऐसा पंखा है जो बिल्कुल भी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही बना हुआ है, और टोटल विद्युतीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? गतिज ऊर्जा में। तब अपन उस प्रभाव को क्या नाम देंगे? पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो देखिए क्या डेफिनेशन बना सकते हैं अपन इनकी। बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुए विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। और इसी प्रकार अपन इसकी बता सकते हैं कि बिना तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हुए विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण जो है वो पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। क्लियर? तो बच्चों ये इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड जो जो समस्याएं आपकी रहती हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, कोई टॉपिक से संबंधित है, आप उस सब चीज़ों को नोट कीजिए। इसके टोटल अभ्यास प्रश्न, प्रत्येक टॉपिक में आने वाले क्वेश्चन जितने आप बना सकते हो उतने बनाइए, और अभ्यास प्रश्नों को सभी को हल कर लेना। अगर किसी में कोई समस्या आपके लगती है, दिक्कत हो रही है, तो वो आप ज़रूर पूछिए, तो मैं अगली क्लास में इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है?